नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के 100 प्रश्न देखेंगे और यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी आरओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ सहित यूपीपीएससी जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ, बीओ, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल फाइनल जीता है। नोवाक जोकोविच 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, या ना तो एक सही ना ही 2 सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने फाइनल में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जो है वह जीत लिया है। आप लोग खिलाड़ियों के देश को भी विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और नॉर्वे के आपके कैस्पर रूड हैं। इसका जो दूसरा स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि नोवाक जोकोविच 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले व्यक्ति नहीं बने हैं, बल्कि इनसे पहले जो है मार्गरेट कोर्ट के पास 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। मार्गरेट कोर्ट के पास जो है 24 ग्रैंड स्लैम उन्होंने जीता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, व्यक्ति में औरत और पुरुष दोनों आते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ ये लिखा होता कि नोवाक जोकोविच 23 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं तो यह स्टेटमेंट आपका सही हो जाता, लेकिन व्यक्ति पूछा गया, यहाँ पे लिखा गया है, इसलिए महिला भी इसमें आ जाएंगी और यही कारण है जो है यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मार्गरेट कोर्ट के पास जो है 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। तो इसका जो ऑप्शन ए है केवल एक आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान के लिए पात्र है? 6 से 12 वर्ष, 4 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 5 से 15 वर्ष या 5 से 16 वर्ष। संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था और इसे संविधान में 21A के अंतर्गत ऐड किया गया है और इसके अंतर्गत सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो उम्र सीमा तय की गई वो आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है राज्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो यह जो संशोधन हुआ था वह 86वां संशोधन 2002 में हुआ था और इसे संविधान के 21A के तहत जो है यह संविधान संशोधन हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही होगा। आईएसएफआर 2021 के अनुसार यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं। वनों के क्षेत्रफल के हिसाब से इन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। क्षेत्रफल दृष्टि जो है सबसे अधिक वन का जो एरिया वो आपका सबसे अधिक आपका मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र है। दूसरे स्थान पर आपका अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग 66,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वनों का। तीसरे स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर लगभग 55,000 और चौथे स्थान पर आपका ओडिशा है, जहाँ पर लगभग 52,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है वनों का। तो इस प्रकार जो है सबसे पहले 4, फिर 2, फिर इसके बाद 3 वन। तो इसका जो ऑप्शन आपका 4, 2, 3, 1 आपका ऑप्शन सी में दिया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और आईएसएफआर रिपोर्ट जो 2021 जारी की गई थी, इसके अनुसार वन और वृक्षारोपण जो भारत में है वह 8,09,037 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्रफल है भारत में है और यह पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 24.62% है। ये डेटा आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के यहाँ पर
4 जिले दिए गए हैं। आपको बताना है कौन से जिले जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात एनसीआर में जो है सम्मिलित हैं। बुलंदशहर, हापुड़, बागपत और शामली। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। एनसीआर का जो पूरा क्षेत्रफल है वह 55,083 वर्ग किलोमीटर का है और इसमें यह आपका हरियाणा है, यह आपका उत्तर प्रदेश है और राजस्थान है। तो यह जो आपके ज़िले हैं यह आपके राज्य हैं, जिनमें यूपी की टोटल 8 ज़िले आते हैं एनसीआर के अंतर्गत। और वह ज़िले कौन कौन से हैं? इनमें आपका मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, शामली है और मुजफ्फरपुर। टोटल 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के आते हैं। हरियाणा के टोटल 14 ज़िले आते हैं। हरियाणा के टोटल 14 ज़िले आते हैं। राजस्थान के 2 ज़िले आते हैं। इनमें आपका एक अलवर है, दूसरा आपका भरतपुर है। आइए हम लोग इसको जूम करके थोड़ा देख लेते हैं। यह आपका शामली है, यह आपका मुजफ्फरनगर है, तीसरा आपका बागपत है, मेरठ है, यह आपका गौतम बुद्ध नगर है और ये आपका बुलंदशहर है और ये आपका हापुड़ है। टोटल जो है 8 ज़िले एनसीआर में आते हैं यूपी के। आते हैं ये तो इस प्रकार जो है सभी जो ज़िले दिए हैं ये आपके एनसीआर में आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कौन सी तरंगे शून्य अर्थात निर्वात में जो है संचरण नहीं कर सकती हैं? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें जो है ध्वनि के लिए हमेशा माध्यम की जरूरत पड़ती है, इसलिए जो है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बाकी आपका प्रकाश है, ऊष्मा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए जो है सभी जो है निर्वात में संचरण कर सकती हैं, इनके लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। परंतु जो है ध्वनि के लिए, ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। हाल ही में किन 2 देशों ने नए अटलांटिक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएस और यूके, फ्रांस और इटली, यूके और फ्रांस या अमेरिका और रूस। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, यूएसए और यूके ने जो है हाल ही में अटलांटिक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किया है और यह आर्थिक साझेदारी के लिए हस्ताक्षर किया गया है। और ब्रिटेन के वर्तमान जो पीएम है वह ऋषि सुनक हैं और इनके जो पार्टी का नाम है वह कंजर्वेटिव पार्टी है। कंजर्वेटिव पार्टी है। वर्तमान में जो है यह ब्रिटेन के पीएम है और अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो आपके जो बाइडेन जी हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 खिलाड़ी दिए गए हैं, इनको आपको सुमिलित करना है। वह किस खेल संबंधित हैं? शरद कमल, अमित पंघाल, लक्ष्य सेन, साक्षी कुमारी, कबड्डी, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी और बैडमिंटन। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है 2023 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में दिया गया है। और बाकी जो 3 खिलाड़ी हैं इन सभी को अर्जुन अवार्ड 2023 में दिया गया है। और टोटल जो है 2023 में 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। शरद कमल जो है यह एक टेबल टेनिस प्लेयर है। शरद कमल जो है यह एक टेबल टेनिस प्लेयर है। अमित पंघाल एक मुक्केबाज हैं। लक्ष्य सेन एक बैडमिंटन प्लेयर हैं और जो आपके साक्षी कुमारी हैं ये एक कबड्डी की प्लेयर हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यह अमित पंघाल, लक्ष्य सेन और साक्षी कुमारी इन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। और शरद कमल जो एक टेबल टेनिस प्लेयर हैं इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, लखनऊ या कलकत्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, भोपाल में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर ब्रिटेन, बोकारो सोवियत संघ, भिलाई अमेरिका। यहाँ पर स्टील प्लांट है, किस देश के सहयोग से बना है उसके संदर्भ में यह प्रश्न बनाया गया है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, भिलाई स्टील प्लांट जो है यह अमेरिका के सहयोग से नहीं बना है बल्कि सोवियत संघ के सहयोग से बना है। और भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला यह उड़ीसा में है और ये जर्मनी के सहयोग से बना है। दुर्गापुर यह पश्चिम बंगाल में या ब्रिटेन के सहयोग से बना है। बोकारो यह झारखंड में या सोवियत संघ के सहयोग से बना है। और भिलाई आपका सोवियत संघ के सहयोग से बना है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही होगा।
भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस अपनी पहली यात्रा कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक? चेन्नई से श्रीलंका, विशाखापट्टनम से नेपाल, कोलकाता से बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस जो है यह चेन्नई से श्रीलंका की पहली यात्रा पर गया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और इसे जो है हरी झंडी सर्बानंद सोनोवाल ने दिखाई है और इसे बनाने की कुल लागत जो आई है आपकी वह 17.2 करोड़ रुपये जो है इसकी कुल लागत आई है MV एम्प्रेस को बनाने में। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यह किस देश के हैं? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और टोबैगो या अमेरिका की? तो डेनिस फ्रांसिस यह त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं जिन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 शब्द दिया गया है, आपको बताना है कौन शब्द जो है भारतीय संविधान के उद्देश्य में नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न और लोक कल्याण। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी लोक कल्याण जो शब्द है ये हमारे संविधान के उद्देश्य में नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। बाकी आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुता संपन्न जो शब्द है ये सभी हमारे संविधान के उद्देश्य में है। हमारा जो संविधान है इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था और इसीलिए जो है इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है और बाद में जो है 26 जनवरी 1950 को जो है इसे लागू किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या विधि मंत्री? तो राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का जो आदेश है ये आपके राज्यपाल देते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल 174 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति करते हैं और इसके लिए जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। साधारणतः जो है राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 साल का होता है, परंतु जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक यह जो है इनका कार्यकाल रहता है और इन्हें जो है शपथ दिलाते हैं वह हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो है इन्हें शपथ दिलाते हैं राज्यपाल को। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड में जो है कुल कितने अंक होते हैं? 10, 12, 14 या 15? उत्तर प्रदेश परिवार कल्याण कार्ड में जो है कुल 12 अंक होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और राज्य में रहने वाले परिवार के जो है अलग अलग कार्ड होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारत के प्रमुख ऑपरेशन के संदर्भ में आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। ऑपरेशन दोस्त तुर्की में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में सहायता के लिए, ऑपरेशन करुणा म्यांमार की सहायता के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति सऊदी से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान से नागरिकों को निकालने के लिए। आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यह सऊदी से भारतीयों को वापस निकालने नहीं शुरू किया गया था, बल्कि यह जो है अफगानिस्तान के काबुल से जो है भारतीयों को वापस लाने के लिए शुरू किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बाकी ऑपरेशन दोस्त यह तुर्की में शुरू किया गया था, ऑपरेशन करुणा यह म्यांमार की सहायता के लिए और ऑपरेशन कावेरी यह जो है सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने किया गया था भारत द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। संविधान की सूची 6 जो है यह किस राज्य में लागू नहीं होती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर? संविधान की जो सूची 6 है यह आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन संदर्भ में है और यह है 4 राज्यों में, जिनमें आपका असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा है। इन सभी में जो है लागू होती है, परंतु ये आपके मणिपुर में लागू नहीं होती है। मणिपुर में लागू नहीं होती है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीना कौन सा है? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, दिसंबर? तमिलनाडु में जो मानसून सामान्यतः आता है वह नवंबर दिसंबर में आता है, ठंडी के समय। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और वैसे पूरे भारत में लगभग
जून में आता है और इसी माह में जो है बारिश होने की संभावना रहती है हर राज्यों में लगभग। और सबसे पहले केरल में आता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी? रबी की जो फसल की बुआई होती है वह अक्टूबर नवंबर में होती है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हल्के हल्के जो ठंड शुरू होती है उस समय जो है रबी की बुआई होती है। और इनमें आपका गेहूँ हुआ, रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, आलू, चना, मटर, सरसों, ये सभी जो है रबी की फसलें हैं और इन्हें जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसे जो है काट लिया जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? पाकिस्तान, ईरान, तुर्की या संयुक्त अरब अमीरात? फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का जो अनावरण है यह ईरान ने किया है। यह जो मिसाइल आपकी ईरान की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। भारत में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली, तेलुगु, तमिल या मराठी? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली वाली भाषा है वह आपका हिंदी है। दूसरा इसमें पूछ रहा है इसलिए दूसरी आपकी बंगाली है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष या 3 माह? मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने यह आपका 6 माह तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। 6 मंथ पश्चात जो है वह पदोन्नत हो सकता है और इससे पहले जो है अगर पद पर रहना चाहता है तो उसे निर्वाचित होकर अपनी सीट जो है सुरक्षित करनी होगी। इसका जो अधिकतम समय होता है आपका 6 मंथ होता है। मनुष्य में कौन से गुणसूत्र के मिलने से बालक का जन्म होता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में 23 जुड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं और जिनमें पुरुष के पास यक्स वाई गुणसूत्र होते हैं और महिलाओं के पास यक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। अगर पुरुष का यक्स और महिला का यक्स होता है तो आपका लड़के का जन्म होता है और पुरुष का वाई और महिला का यक्स अगर गुणसूत्र जाता है तो ये आपके लड़के का जन्म होता है। तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, पुरुष का वाई और स्त्री का यक्स गुणसूत्र के मिलने जो है यह लड़के का जन्म होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 किताबें दी गई हैं और 4 लेखक दिए गए हैं। उनमें आपको पहचानना है कौन सही सुमेलित नहीं है। द इंडिया स्टोरी बिमल जालान, अम्बेडकर ए लाइफ शशि थरूर, द थर्ड पिलर रघुराम राजन और ए सुटेबल बॉय रस्किन बॉन्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, ए सुटेबल बॉय जो है ये रस्किन बॉन्ड नहीं लिखी है बल्कि यह विक्रम सेठ ने लिखी है। विक्रम सेठ ने जो है ए सुटेबल बॉय लिखी है, बाकी सभी सुमेलित है। द इंडिया स्टोरी बिमल जालान लिखी है, अम्बेडकर ए लाइफ ये शशि थरूर ने लिखी है, द थर्ड पिलर ये जो पुस्तक है ये आरबीआई पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने लिखी है और इसका जो ऑप्शन डी है वो आपको सही है। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखी है। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान अनुसंधान संस्थान, भदोही, वाराणसी, बरेली और लखनऊ। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये आपके वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च ये आपके लखनऊ में स्थित है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान ये आपके भदोही में है और भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये आपके बरेली में है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। रानी की वाव किसने बनवाया था? उदयामती, भानुमति, महिष्मती या शकुंतला? रानी की वाव ये आपके गुजरात में स्थित है और इसे उदयामत ने बनवाया था। उदयामती यह जो है इसे 1063 में सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम की पत्नी थी उदयामती। इन्होंने जो है इसे रानी की वाव को बनवाया था और जो वर्तमान में जो हमारी 100 की नोट है इस पर इसका चित्र अंकित है और इसे वर्ष 2014 में
विश्व विरासत स्थल में जो है जोड़ा गया है। रानी की वाव ये आपके गुजरात में स्थित है और इसे उदयामत ने बनवाया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया था? त्रिपक्षीय संघर्ष जो है किन के मध्य हुआ था? इसका 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए जो है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंश ने जो है संघर्ष किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और साथ में जो है गंगा घाटी की जो उपजाऊ क्षेत्र है उस पर अधिकार प्राप्त करने के लिए इन्होंने आक्रमण किया था। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। शारदा नहर की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1925, 1928 या 1930? शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, यह जो बनना प्रारंभ हुई थी वह 1920 से प्रारंभ हुई थी, लेकिन जो कंप्लीट होती है वह आपकी 1928 में होती है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यूपी की सबसे लंबी नहर आपकी शारदा नहर है और यह बनकर जो तैयार होती है वह आपकी 1928 में बनकर तैयार होती है। जुलाई 1946 में सृजित की गई कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? BR अम्बेडकर, KM मुंशी, हुमायूं कबीर या KT शाह? संविधान सभा के लिए सामग्री तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और इस समिति में M आसफ अली, KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, KT शाह, R गाडगिल और K संथानन थे, परंतु जो है इसमें BR अम्बेडकर जी नहीं थे। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही होगा। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा गृह, वर्णिलवक कोशिका का रसोई घर। केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 1 और 2? तो इसमें जो है जो सही सुमिलित नहीं है वो आपका ऑप्शन सी, केवल 3 जो है ये सही सुमिलित नहीं है। कोशिका का जो रसोई घर होता है यह हरित लव को कहा जाता है। हरित लव को कहा जाता है। बाकी आपका आत्महत्या की जो थैली है यह लाइसोसोम कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह है आपका, ऊर्जा गृह जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है आपका सही है। नींबू में डाइबैक रोग जो है किस तत्व की कमी से होता है? मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम या कैल्शियम? तो यह जो है कॉपर की कमी से नींबू में डाइबैक रोग होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? 1861, 1851, 1871 या 1881? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 1861 में बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। तो वह जो समय था वो आपका 1861 था और इसीलिए जो है भारत में जो पहला उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था वो आपका कलकत्ता उच्च न्यायालय था। पहला हाई कोर्ट जो आपका इंडिया में था वो आपका कलकत्ता में है और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1861 में की गई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। और वर्तमान में भी जान लीजिए, वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। 25 हाई कोर्ट भारत में वर्तमान में स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक पौधे को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। पौधे को सहारा और भोजन जो प्रदान करते हैं, जो संग्रहित करते हैं वो आपके पैरेन्काइमा ऊतक होते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और यह जो है पौधे के जो एपिडर्मिस होता है उसके नीचे स्थित होता है और यह जो है पौधे को सहारा देते हैं और भोजन संग्रहित करते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर 3 राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से ऐसे राज्य हैं जो 100% जैविक घोषित हो चुके हैं? सिक्किम, उत्तराखंड, त्रिपुरा? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या सभी? भारत का पहला 100% जैविक जो राज्य घोषित किया गया था वो आपका सिक्किम था और इसके पश्चात जो है उत्तराखंड और त्रिपुरा भी जो है 100% जैविक घोषित किए जा चुके हैं। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। चीन की सीमा किन राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों को स्पर्श करती है? यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नागालैंड। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यह आपका भारत का पड़ोसी देश चीन है। चीन की जो सीमा है ये आपके लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से लगती है, सिक्किम से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। टोटल 5 राज्यों से जो है चीन सीमा साझा करता है। इनमें ना ही जम्मू कश्मीर है ना ही नागालैंड है, केवल 2 और 3 से जो है सीमा साझा करता है, 2 और 3। तो इसका जो ऑप्शन
बी है वो आपका सही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप देख लें यहाँ पर है और नागालैंड आपका यहाँ पर है। तो यह जो है सीमा साझा नहीं करते हैं, सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है सीमा साझा करते हैं। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश के जो पक्षी अभयारण्य उसके संदर्भ में प्रश्न बनाया गया है। कौन सा आपको बताना कौन सही सुमिलित नहीं है। बखीरा पक्षी अभयारण्य संत कबीरनगर, पटना पक्षी अभयारण्य इटावा, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी पटना पक्षी अभयारण्य जो है यह इटावा में नहीं है, बल्कि यह एटा में है, एटा में है। बाकी सभी सुमिलित हैं। और यह पटना जो पक्षी अभयारण्य है यह उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा है, सबसे छोटा पक्षी अभयारण्य है। बाकी सभी सुमिलित हैं। बखीरा पक्षी अभयारण्य आपके संत कबीरनगर में है, समन पक्षी अभयारण्य आपके मैनपुरी में है, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य आपके गोंडा में है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी है। आपको बताना है कौन सार्क का जो है सदस्य नहीं है। यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं, चीन, मालदीव, बांग्लादेश और भूटान। सार्क के वर्तमान जो सदस्य हैं वो आपके 8 देश हैं, जिनमें आपका भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। और सार्क की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपके काठमांडू में है, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। आइए हम लोग मैप की सहायता समझ लेते हैं। ये आपका नक्शा भारत का है, यहाँ शुरू होता है। सार्क के जो सदस्य देश हैं ये आपका मालदीव है, फिर आपका श्रीलंका है, ये अपना भारत देश है, फिर पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। टोटल जो है यह 8 सदस्य देश हैं सार्क के। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। इसमें जो है चीन शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर 4 रोग दिया गया है, इसमें आपको बताना है कौन जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। चेचक, रेबीज, निमोनिया, पीलिया। निमोनिया जो होता है यह एक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया जनित रोग है। बाकी आपका चेचक, रेबीज और पीलिया जो है ये सब विषाणु जनित रोग हैं। और निमोनिया जो प्रभावित करता है ये हमारे फेफड़े को प्रभावित करता है। अगर प्रश्न पूछता है कि निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है तो आपके फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर 3 दर्रे दिए गए हैं, इनको आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में जो है सजाना है। जो जिला, बारालाचा, लिपुलेख। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। जो जिला जो है ये आपके लद्दाख में है, लद्दाख में है। बारालाचा ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख ये आपके उत्तराखंड में है, ये आपके उत्तराखंड में है। ये आपका लद्दाख है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर आपका उत्तराखंड है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 हो जाएगा, ऊपर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए हैं। 14 राज्य 6 संघ, 17 राज्य 6 संघ, 14 राज्य 8 संघ या 17 राज्य 8 संघ है। 1 नवंबर 1956 को टोटल 14 राज्य बनाए गए थे और 6 जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्कन देश नहीं है। स्लोवेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया या ऑस्ट्रिया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया जो है यह बाल्कन देश नहीं है। बाल्कन देशों में स्लोवेनिया है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, बोस्निया है, ये सभी जो है बाल्कन देश हैं। इसमें जो है ऑस्ट्रिया शामिल नहीं है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग जो है किस जिले से नहीं होकर गुजरेगा। अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ या मऊ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यह टोटल 9 जिले से होकर गुजरेगा, जिनमें आपका लखनऊ है, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। टोटल 9 जिलों से होकर गुजरेगा। इसमें बस्ती शामिल नहीं है, इसमें जो है आपका बस्ती शामिल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ये टोटल 340.8 किलोमीटर लंबा है और यह 6 लेन का रोड है। और यह जो है लखनऊ से यह गाजीपुर के मध्य बनाया गया है और टोटल आपके 9 जिलों से होकर गुजरेगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम लोग FSSAI के नाम जानते हैं, कि 5वें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में केरल ने पहला स्थान हासिल किया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि अभी हाल ही में जो है FSSAI ने जो है 5वां राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया है। इसमें जो है सभी राज्यों में केरल जो है ये पहले स्थान पर है। और इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की जो थीम रखी गई थी वह खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, इसकी जो है थीम रखी गई थी। और यह जो है प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है मनाया जाता है 7 जून को। इस प्रकार जो है दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। किस देश में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने बाबा और माई स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? सूरी देश, मॉरिशस, इंडोनेशिया या सर्बिया? अभी हाल ही में जो है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है ये 6 दिवसीय अपनी यात्रा पे गई हैं और यह जो है सर्बिया और सूरीनाम देश गई हैं। सूरीनाम देश गई थी और इन्होंने सूरीनाम में जो है बाबा और माई स्मारक पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इसके पश्चात जो है सूरीनाम देश ने जो है अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे द ग्रैंड ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, जो इनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उसे इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया है। द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार ये आपका सूरी देश नाम ने दिया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। किस नदी पर बना कखोब्बा बांध हाल ही में टूट गया है? वोल्गा नदी, सीन नदी, निप्रो या डेन्यूब? तो यह जो है दक्षिणी यूक्रेन में है कखोवा बांध और यह निप्रो नदी पर स्थित है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रूस से जो है काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है और यह बांध भी काफ़ी चर्चा में रहा है, आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके निप्रो नदी पर स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। विपणन सीजन 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के संदर्भ में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। कैबिनेट ने 2023-24 के लिए धान की MSP 143 रुपये बढ़ाकर 2183 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है और बाजरे की जो MSP है वो 150 रुपये बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कि 143 रुपये जो MSP बढ़ाकर कैबिनेट ने धान की वह 2183 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। और दूसरा जो स्टेटमेंट वह भी सही है। पहले 2350 रुपये MSP थी बाजरे की और इसमें 150 रुपये बढ़ाकर यह 2500 रुपये प्रति कुंतल कर दिया है। तो इसके जो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। बजट 2023-24 के अनुसार आपको सही सम्मिलित करना है कि किस क्षेत्र में कितना कितना बजट आवंटित किया गया है। रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मनरेगा, इसके लिए आपको सम्मिलित करना है। रक्षा में जो दिया गया है बजट 2023-24 में वह आपका 9,93,538 करोड़ रुपये दिया गया है 2023-24 बजट के अनुसार। शिक्षा में जो दिया गया है वह 1,12,899 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए जो है 89,155 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है और मनरेगा के लिए टोटल जो है 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। यह जो डेटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने एक साथ प्रश्न को बनाया है कि जिससे आप लोग इससे अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 के संदर्भ में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलुरु पहले स्थान पर है। आपको बताना है कौन सही है। केवल एक, केवल दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और यह जो रैंकिंग जारी की गई यह इसका 8वां संस्करण जारी किया गया है और इसे जो है शिक्षा मंत्रालय जारी करता है और वर्तमान में जो है धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं।
बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलुरु जो है ये पहले स्थान पर है। तो इस प्रकार जो है दोनों जो स्टेटमेंट वो आपका सही है। जो समग्र रैंकिंग जारी की गई इसमें जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास पहले पर है, IISc बेंगलुरु ये आपके दूसरे स्थान पर है और IIT बॉम्बे आपका तीसरे स्थान पर है। तो इस प्रकार जो है इसका सी ऑप्शन है आपका सही है। तुंगिया हस्तांतरित कृषि जो है कहाँ की जाती है? म्यांमार, जापान, न्यूजीलैंड या फिलीपींस? तुंगिया जो हस्तांतरित कृषि होती है आपके म्यांमार में होती है। इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। भारत में कुल कितने जीव मंडल आरक्षित संरक्षित क्षेत्र हैं? 10, 12, 18 या 25? तो वर्तमान भारत में कुल 18 जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। इनमें आपका नीलगिरी है, नंदा देवी है, नोकरेक, मानस, सुंदरबन, सिमलीपाल ये सभी मिलाकर टोटल जो है 18 जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं भारत में। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हिंद महासागर में कितने द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं? 2, 3, 4 या 5? ये आपका मैप है, मैप की सहायता से आपको काफ़ी आसानी होगी। ये आपका हिंद महासागर टोटल है और हिंद महासागर में आपका मालदीव है और दूसरा आपका श्रीलंका है। 2 ऐसे द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? सूडान, फिलिस्तीन, मिस्र या इंडोनेशिया? यह जो पुरस्कार है यह किस देश ने दिया है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। तो यह जो पुरस्कार है यह मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने काहिरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और मिस्र का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका ऑर्डर ऑफ द नाइल है। भारत के क्रमशः कितने तटीय और स्थलबद्ध राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? यह कर्क रेखा का अपडेट प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। 1 व 7, 2 और 6, 2 और 5 या 3 और 5? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कर्क रेखा भारत कुल 8 राज्यों से गुजरती है। वह आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन प्रश्न यहाँ पूछा गया है कितने तटीय राज्य हैं उनमें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत कुल 9 तटीय राज्य हैं। सबसे पहले मैप के साथ देख लेते हैं। गुजरात आपका तटीय राज्य है, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल है तटीय राज्य। तो आपका 2 तटीय राज्य है और टोटल 8 आपका कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। तो बचे आपके 6 राज्य, तो आपके स्थलबद्ध हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। 9 जो तटीय राज्य हैं उनको हम लोग जान लेते हैं। इनमें ये आपका गुजरात है, ये आपका महाराष्ट्र है, गोवा, ये आपका गोवा है, फिर कर्नाटक, फिर आपका केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और फिर आपका उड़ीसा और इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल। तो टोटल जो तटीय राज्य हैं उनके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यह जो आपके 9 आपके तटीय राज्य हैं, जिनमें सबसे बड़ी तटरेखा आपका गुजरात है, आप लोग जानते हैं, और गोवा की सबसे छोटी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। आपको बताना है यहाँ पर 4 समितियाँ दी गई हैं। इनमें आपको बताना है किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति, प्राक्कलन समिति या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कल्याण संबंधी समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, प्राक्कलन समिति में जो है जितने भी सदस्य होते हैं वह सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। इनमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। वहीं पर लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें राज्यसभा के 7 होते हैं और लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। वहीं पर सरकारी उपक्रम संबंधी जो समिति है इनमें टोटल 22 सदस्य होते हैं और इसमें भी 15 जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा के और 7 जो सदस्य होते हैं वो आपके राज्यसभा के होते हैं। इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी जो समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जिनमें 20 आपके लोकसभा के और राज्यसभा के टोटल 10 सदस्य होते हैं। 30 प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में जो सभी सदस्य होते हैं आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं। आए हैं अगला प्रश्न लोग। एयर डिफेंडर 2023 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? जापान, जर्मनी, इटली या फ्रांस?
एयर डिफेंडर 2023 का जो अभ्यास आयोजित किया गया है वो आपके जर्मनी में आयोजित किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और यह है नाटो का सबसे बड़ा वायु सैनिक अभ्यास है। नाटो का सबसे बड़ा वायु सैनिक अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 जो आयोजित किया गया है वो आपके जर्मनी में आयोजित किया गया है। और इसमें अमेरिका का फाइटर जेट जो आपका जो F-35 स्टील लड़ाकू विमान है वह इसमें भाग लिया है। हम लोग थोड़ा नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो की जो स्थापना हुई है वह 4 अप्रैल वर्ष 1949 को नाटो की स्थापना हुई है। और इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है। और अभी हाल ही में जो है 31वां सदस्य बना है, सब जो नवीनतम बना वो आपका फिनलैंड बना है। फिनलैंड नाटो का नवीनतम सदस्य बना है। और टोटल जो है नाटो में 31 सदस्य देश हैं। नाटो का जो फुल फॉर्म होगा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका फुल फॉर्म होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल कौन कौन से हैं उनको आप बताना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। इसके लिए कोड दिया गया है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जारी किया जाता है उसमें 3 बेस होते हैं, आधार होते हैं। इनमें आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है और जीवन स्तर। तो यह जो है तीनों आधार हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक के। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा की गई थी? सूरत संधि, पुरंदर संधि, वडगांव समझौता या सालबाई संधि? तो इसका जो सही आंसर है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो समाप्ति होती है वह सालबाई संधि के द्वारा होती है। और यह जो संधि होती है वह आपके 1782 में यह संधि होती है अंग्रेजों और मराठों के मध्य। और उस समय जो है गवर्नर जो थे वह वारेन हेस्टिंग जो है वह गवर्नर था इस संधि के समय। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और इस संधि के अनुसार जो है रघुनाथ राव को अंग्रेज जो है वह 25,000 रुपये मासिक पेंशन देना जो है स्वीकार किए थे। इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का जो उद्घाटन किया गया है वह तेलंगाना में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने इसका उद्घाटन किया है। और यह भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। नाफ्टा का सदस्य कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। नाफ्टा का जो फुल फॉर्म होता है वह आपका नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। और यह जो है 3 देशों के मध्य है। इनमें आपका USA है, कनाडा है और मैक्सिको है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। और यह जो एग्रीमेंट है वर्ष 1994 में लागू हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के मध्य है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? पन बिजली संयंत्र, नाभिकीय बिजली संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र या पवन ऊर्जा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, भारत में जो है विद्युत का सबसे बड़ा जो स्रोत वो आपका ताप विद्युत संयंत्र है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। इसके बाद दूसरा जो आपका होता है वह पन बिजली संयंत्र दूसरे स्थान पर आता है। पहले ये, दूसरे पर आपका पन बिजली संयंत्र है और तीसरे पर आपका नाभिकीय ऊर्जा है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पर आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गैंडा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगोल, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर? तो आपको बताना है कौन सही सुमिलित नहीं है। इसका जो पहला युग्म है वह सुमिलित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपके असम में है और यह जो है एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हंगुल के नहीं फेमस है बल्कि यह बाघ संरक्षित क्षेत्र है के लिए फेमस है। और यह आपके पेरियार आपका केरल में है। तीसरा आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान ये आपके हाथी के लिए फेमस है और मानस भी आपका असम में स्थित है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये टाइगर के लिए फेमस है और ये आपके यूपी में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी है। आपको राज्य के लिए भी जो सुमिलित करने के लिए दे सकता है, तो आप लोग राज्य भी ध्यान दीजिएगा।
सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है। आपको बताना है ये आमतौर में किस में पाया जाता है? बुजुर्ग लोगों में, नशे के आदी व्यक्ति में, छोटे बच्चे में या केवल महिलाओं में। सेरेब्रल पाल्सी जो है ये एक मस्तिष्क विकार है और यह बच्चों की शारीरिक गति व चलने फिरने की क्षमता को जो है प्रभावित करता है और यह हमें देखने को मिलता है छोटे बच्चों में। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है और यह जो है बाबा फरीद के शिष्य थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। और यहाँ पर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, इन्हीं की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है कुतुब मीनार बनवाया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। कागज निर्माण में कच्चे माल का विरंजन जो है किसके प्रयोग से किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा या नाइट्रिक अम्ल। कागज निर्माण में जो है कच्चे माल का जो विरंजन होता है वह विरंजक चूर्ण से विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है और यह जो है रंग हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है विरंजक चूर्ण का और इसका जो प्रयोग किया जाता है वह रंग उड़ाने में किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। एक वयस्क मानव शरीर का तात्विक संयोजन जो द्रव्यमान के अनुसार जो है यह किस प्रकार का होता है? आपको घटते वक्रम दिखाना है आपको। कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। हमारे शरीर में जो है सबसे अधिक जो मात्रा पाई जाती है वो आपकी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है सबसे अधिक। दूसरा जो स्थान होता है वो आपका कार्बन का होता है। तीसरा जो स्थान होता है हाइड्रोजन का। चौथे स्थान में आपका नाइट्रोजन होता है। तो यह इस प्रकार का जो है ऑप्शन बी है आपका सही है। हमारे शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वो आपकी ऑक्सीजन की। दूसरा स्थान आपका कार्बन का। तीसरे स्थान पर आपका हाइड्रोजन है और चौथे स्थान पर आपका नाइट्रोजन है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के अनुसार 146 देशों में भारत का स्थान कौन सा? 127, 130, 135 या 125। यह जो रिपोर्ट है इसे विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है, वार्षिक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 को, और इसमें टोटल 146 देशों की रैंकिंग जारी की गई है और इस रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो आपका 127वां भारत का स्थान है और इसमें जो है भारत 127वें स्थान पर है और यह जो रैंकिंग है इसे विश्व आर्थिक मंच ने जारी किया है और इसमें जो प्रथम स्थान पर आपका आइसलैंड है। आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आपका नॉर्वे है। तीसरे स्थान आपका फिनलैंड है और भारत आपका 127वें स्थान पर है। आते हैं अगला प्रश्न। तो निम्नलिखित में से कौन सा झीलों का जोड़ा सू नहर द्वारा जुड़ता है? सुपीरियर और मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरोन, ह्यूरोन और ओंटारियो या ह्यूरोन और इरी। तो सू नहर से जो जुड़ता है वो आपका सुपीरियर और ह्यूरोन झील जो है एक दूसरे से जुड़ती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और सुपीरियर झील जो है ये दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील आपका सुपीरियर पूरी दुनिया में है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार प्रदान किया गया प्रथम स्थान पर वो आपके मध्य प्रदेश को दिया गया है। मध्य प्रदेश जो है इसमें प्रथम स्थान पर रहा है। यह तो आपका राज्य हुआ है। एक आपका सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है, वह दूसरा जो जिला आपका वो गुंजम है और यह आपके उड़ीसा में है। जो सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है वो आपका गंजम है। गंजम ये आपके उड़ीसा में है। और राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो शुरू किया गया है वह 2018 शुरू किया गया है और यह इसका चौथा संस्करण जारी किया गया है और इसे जो है उपराष्ट्रपति जो हमारे हैं जगदीप धनखड़ जी हैं वह इन्होंने पुरस्कार प्रदान किया है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ धारा दी गई है। अगुलहास धारा, हम्बोल्ट धारा, लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा, पेरू,
दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और कनाडा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। अगुलहास धारा जो आपका है यह है दक्षिण अफ्रीका में बहती है। हम्बोल्ट धारा आपका यह पेरू में बहती है। लेब्राडोर धारा यह आपके कनाडा की एक धारा है। और फॉकलैंड जो धारा है आपके अर्जेंटीना की धारा है। इसका ऑप्शन बी है, वो आपका सही है। अगुलहास धारा यह दक्षिण अफ्रीका, हम्बोल्ट पेरू, लेब्राडोर आपका कनाडा और फॉकलैंड आपका अर्जेंटीना में बहती है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। भारत में क्रेडिट निर्धारण एजेंसी निम्नलिखित में से कौन सी है? क्रिसिल, केयर, ICRA या उपयुक्त सभी। तो भारत में जो एजेंसियां जो क्रेडिट निर्धारण करती हैं उनमें आपका क्रिसिल है, केयर, ICRA ये सभी हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? सी रंगराजन, विजय केलकर, YV रेड्डी या NK सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी NK सिंह जो है यह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और यह इनकी जो संस्तुति मानी जाएगी वो आपकी 2021-22 से लेकर यह 2025-26 के लिए जो है इनकी स्तुति जो है वो मानी जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और वित्त आयोग जो है यह आपके आर्टिकल 280 में वर्णित है। आर्टिकल 280 में भारत ने स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण किस देश को उपहार में देने की घोषणा की है? यह किसे देगा? श्रीलंका को, वियतनाम को, UAE को या बांग्लादेश को? तो INS कृपाण भारत जो देने वाला है उपहार में वो आपके वियतनाम को देगा। और इसकी जो घोषणा है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा कर दी है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा या गोवा? 37वां जो राष्ट्रीय खेल आयोजित होगा वो आपके गोवा में आयोजित किया जाएगा। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। और इससे पूर्व जो है 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजित किया गया था वो आपके गुजरात में आयोजित किया गया था। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? 1975, 1976, 1977 या 1972? तो संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था वो आपका वर्ष 1975 को घोषित किया था। और एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन नंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम स्थल है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या नंदप्रयाग? तो नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी जो है आपस में मिलती हैं आपके नंदप्रयाग में। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? विटामिन ए रिकेट्स, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। विटामिन ए की कमी से रिकेट्स नहीं होता है बल्कि विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए कमी से आपका रतौंधी होता है। बाकी विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी कमी से आपका स्कर्वी होता है। तो यह जो है आपका दूसरा और तीसरा जो है आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही होगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2023 को 9वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व कहाँ किया था? न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन DC या नई दिल्ली? जैसा कि हम लोग जानते हैं 21 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित किया जाता है। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का जो नेतृत्व है वह संयुक्त राष्ट्र के जो है मुख्यालय जो न्यूयॉर्क में स्थित है वहाँ पर इन्होंने इसका नेतृत्व किया है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रत्येक वर्ष इसकी थीम रखी जाती है। तो 2023 की इसकी जो थीम रखी गई है वो आपकी वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, कुटुंबकम के लिए योग जो है इसकी थीम रखी गई थी। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या आपके 9 है।
इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। काला पानी विवाद भारत और किस देश से संबंधित है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल या म्यांमार? काला पानी जो क्षेत्र है यह भारत और जो है नेपाल के मध्य जो है ये विवाद का कारण बना हुआ है। नेपाल जो है काले पानी को अपना बताता है और यह जो है बताता है कि दार्चुला एक ज़िला है नेपाल का, वह उसी का क्षेत्र है, और जबकि भारत जो है यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का क्षेत्र अपना बताता है, और यह जो काला पानी जो क्षेत्र है यह अपने भारत का है, और विवाद जो है यह नेपाल से है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यहीं जो है महाकाली एक नदी है जो गुजरती है। इसका जो ऑप्शन सी है वह आपका सही है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जा रहा है। आपको बताना है कि गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1923, 1925 या 1928? गीता प्रेस की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1923 में हुई थी, और इसके जो है 100वें स्थापना वर्ष पर जो है गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। और गांधी शांति पुरस्कार की जो स्थापना हुई है वह 1995 में हुई है गांधी शांति पुरस्कार की, और 2021 का जो पुरस्कार है ये गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जा रहा है, और इसके साथ जो है 1 करोड़ रुपए पुरस्कृत राशि दी जाती है। और गीता प्रेस जैसा कि आप जानते हैं ये धार्मिक किताबों का जो है प्रकाशन करता है। रामचरितमानस हुआ, गीता हुआ, इन सब का जो है प्रकाशन जो है वो गीता प्रेस गोरखपुर वाले करते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा कितने समय पूरा किया गया था? 7 साल, 8 साल, 9 साल या 10 साल? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकबरनामा जो है ये अबुल फजल द्वारा लिखा गया है, और यह अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है, और इसे पूरा करने में अबुल फजल ने टोटल 7 साल का समय लिया था। और इसे लिखना जो प्रारंभ किए थे ये 1589 में लिखना प्रारंभ किए थे, और यह आपका 1596 में जाकर यह पूरा हुआ था। तो यह 7 साल का समय लगा था। और अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट है जिसे हम आईन अकबरी के नाम से जानते हैं, आईन अकबरी की भी जो है रचना वह अबुल फजल ने की है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता दर कितनी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश जो साक्षरता दर है वो आपके 67.7% है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। अगर यहीं पे पूछा जाए कि पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो वो आपकी 77.30 है, और महिला जो साक्षरता दर है वो आपकी 57.20 है, जो काफ़ी कम है महिलाओं की। और पुरुषों की फिर भी ठीक है, जिससे महिलाओं की संख्या को साक्षरता दर को और बढ़ाया जाए, जो काफ़ी कम 57.20 है, और पुरुषों की 77.30 है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। ईरान ने 7 जून 2023 को किस देश में अपना दूतावास आधिकारिक रूप से पुनः खोल दिया है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फिलिस्तीन या इजराइल? 7 साल बाद जो है ईरान ने अपना आधिकारिक जो दूतावास है इसे सऊदी अरब में ओपन कर दिया है, खोल दिया है, और इसके लिए जो है मध्यस्थता चीन ने की है। मध्यस्थता जो है चीन ने की है, और इसी कारण ईरान ने अपना दूतावास आधिकारिक रूप से जो है सऊदी अरब में 7 साल बाद खोल दिया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? हार्मुज, जिब्राल्टर, बास्पोरस या डोबर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य जो है यह भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रथम संपादन कौन थे? M.K. गांधी, अल्बर्ट वेस्टे, महादेव देसाई या मनसुख लाल नजर? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, मनसुख लाल नजर जो है ये इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, और बाद में जो है इसके संपादन का कार्य जो है वो महात्मा गांधी ने भी संभाला था। लेकिन यहाँ पे पूछा जाए प्रथम संपादक, तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, आपका मनसुख लाल नजर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश
कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? अजरबैजान, ईरान, इराक, कजाकिस्तान। आप लोगों को आसानी समझने के लिए यहाँ पे मैप का प्रयोग किया गया है। ये आपका कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर की जो सीमा लगती है ये आपके तुर्कमेनिस्तान की लगती है, कजाकिस्तान की लगती है, अजरबैजान की लगती है, और यहाँ पर ईरान की राजधानी आपकी तेहरान दिख रही है, तो तेहरान की सीमा लगती है। और इसके बाद यहाँ पर रूस की सीमा लगती है। इसमें जो है इराक की सीमा नहीं लगती है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही हो जाएगा। और यह है विश्व की सबसे बड़ी झील आपकी कैस्पियन सागर है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में IIT बॉम्बे को कौन सा स्थान मिला है? 145, 138, 165 या 149? QS विश्वविद्यालय रैंकिंग जो जारी की गई है इसमें IIT बॉम्बे को जो स्थान मिला है वो आपका 149वां स्थान मिला है। और इस रैंकिंग में जो पहला स्थान मिला है वह MIT जो अमेरिका में स्थित है उसको पहला स्थान मिला है। MIT को पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, और तीसरे स्थान पर आपका ऑक्सफोर्ड है। और मुंबई IIT बॉम्बे जो है ये देश में सबसे शीर्ष पर है। इसके पश्चात जो भारत में स्थान आता है वो आपका IIT दिल्ली का आता है। IIT दिल्ली इसका जो स्थान मिला इसमें वो आपका 197 इसका रैंक जारी किया गया है। और इसके साथ जो है IISc जो है जो बेंगलुरु में स्थित है इसकी रैंक जो जारी की गई वो आपके 225वें स्थान पर है। तो 149वें स्थान जो इंडिया में सबसे अधिक है वो IIT बॉम्बे का है। IIT दिल्ली का आपका 97 है, IISc बेंगलुरु का 225 है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया था? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद या गोवा? गृह मंत्री उस टाइम थे सरदार पटेल जी। उन्होंने भारत में मिलाने के लिए जो है पुलिस कार्रवाई की थी हैदराबाद के खिलाफ, जिसे ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। और यह जो मिशन चलाया गया था वह 13 सितंबर 1948 चलाया गया था और समाप्त हुआ था आपका 17 सितंबर 1948 को यह मिशन समाप्त हुआ था। और इसके पश्चात जो है हैदराबाद भारत का एक अभिन्न अंग बन गया था। आपको बताना कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? कैनियन नदी, जिवजेन वायु, इंसेलबर्ग हिमनद, मोरेन हिमनद। कैनियन जो बनता है नदी कारण बनता है, जिवजेन बनता है आपका वायु के अपर्दन कारण होता है, मोरेन जो बनता है यह हिमनद से बनता है, इंसेलबर्ग जो बनता है यह हिमनद से नहीं बनता, यह वायु के अपवहन से होता है, अपर्दन से होता है। इंसेलबर्ग जो है ये आपका वायु के कारण होता है। तो इस प्रकार जो है यह सही सुमेलित नहीं है। इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। यह हवा के प्रभाव से बनता है। इसी प्रकार एक आपका देखा होगा मशरूम का टिक्का, आपने देखा होगा मशरूम जो होता है, मशरूम जैसे चट्टान हो जाती है इस प्रकार से, कुछ नीचे वाला जो हिस्सा है वो हवा के क्षरण से यह खत्म हो जाता है और ऊपर की बची रहती है छत की तरह, और यह आपके वायु के प्रभाव से होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1980, 1974, 1981 या 1985? जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1974 को जो है लागू किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपको सही है। यहाँ पर 4 रोग दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? हैजा, डिप्थीरिया, निमोनिया या मलेरिया? प्रोटोजोआ से जो आपका मलेरिया होता है। इसके अलावा काला आजार एक रोग है, पेचिस है, ये सभी जो रोग है आपके प्रोटोजोआ कारण होता है। हैजा जो रोग होता है यह बैक्टीरिया से होता है और यह जो है दूषित जल से फैलता है। डिप्थीरिया यह भी एक जीवाणु जनित रोग है और इससे जो है गला प्रभावित होता है। और निमोनिया से आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। आते हैं अगला प्रश्न लो। निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? अगरिया, थारू, बुक्सा या बैगा? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या सबसे अधिक है वो आपके थारू की है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंडिया में किस किस जनसंख्या सबसे अधिक है। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने की कोशिश करिएगा। आप लोग एक चीज़ का ध्यान दिया करिए कि जब भी पेपर होए तो जितने भी इजी प्रश्न हो उसमें आपकी गलती न्यूनतम होनी चाहिए, लगभग ना के बराबर हो।
तो अभी बेसिक प्रश्न कराए जा रहे हैं, धीरे धीरे इसका स्तर जो है वह उठाया जाएगा। तो इससे प्रयास किया जा रहा है कि जो बेसिक प्रश्न है वह आपकी परीक्षा में गलत ना होने पाए, क्योंकि 1 से 2 नंबर जो आपके सिलेक्शन में रुकावट बना है वह रुकावट ना बन पाए। तो यही प्रयास है, जितने बेसिक प्रश्न हैं पहले करा दिया जाता है, फिर धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उनको बाद में कराया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के मुख्य विशेषता नहीं है? त्रिस्तरीय सरकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, सबसे छोटा लिखित संविधान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, भारत का जो संविधान है वह सबसे छोटा लिखित संविधान नहीं बल्कि सबसे बड़ा है। लिखित संविधान जो है ये भारत का है। त्रिस्तरीय सरकार भारत में चलती है, इसमें आपका एक स्थानीय सरकारें होती है, फिर राज्य और इसके बाद आपका केंद्र सरकार होती है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, भारत में जो वोट देने का जो अधिकार वो आपका 18 वर्ष निर्धारित किया गया है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, यह संविधान के भाग जो है 4 में है, संविधान के भाग 4 में है, और इसका जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 36 से 51 इसका उल्लेख किया गया है, और यह जो है आयरलैंड से लिया गया है हमारे संविधान में। इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। भारत में एक वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 मार्च से 30 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो आपका 1 अप्रैल शुरू होता है और समाप्त कब होता है? वो आपका 31 मार्च को समाप्त होता है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान किस भाग से संबंधित है? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, या मौलिक अधिकार। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार संबंधित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और मौलिक अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है, भाग 3 में जो है यह निहित है, और यह जो है आर्टिकल 12 से यह आर्टिकल 35 के मध्य निहित है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जो है यह रिट जारी करने का एक अधिकार होता है, और आरोपी जो है न्यायाधीश या अदालत में जो है पेश किया जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के पश्चात। आप लोगों ने दृश्य फिल्म देखी होगी, उसमें इसी का प्रयोग दिखाया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? एपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, डर्मिस, या इनमें से कोई नहीं। त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि त्वचा जो है वह शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है आपका त्वचा, और इसके ऊपरी परत को आप कहा जाता है एपिडर्मिस। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने शुरू किया है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या असम? यह जो शुरू किया गया है ऑपरेशन कवच, इसे दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है, नशीली दवाओं पर जो है नकेल कसने के लिए। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। 1857 विद्रोह के नेता और उसके स्थान से संबंधित यहाँ पे प्रश्न बनाया गया है। कुंवर सिंह बिहार, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, तात्या टोपे ग्वालियर, लियाकत अली लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, लियाकत अली ने जो नेतृत्व किया था वह इलाहाबाद से किया था। इलाहाबाद से 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ से जो है ये आपके हजरत महल जी इसका नेतृत्व की थी, हजरत महल इसका नेतृत्व की थी 1857 में। बाकी सभी सुमिलित हैं। बिहार से कुंवर सिंह ने, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और ग्वालियर से तात्या टोपे ने इसका नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? कानपुर, आगरा, मेरठ या मथुरा? तो हर साल जो ताज महोत्सव आयोजित किया जाता है आपके आगरा में इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? चीन, जापान, तुर्कमेनिस्तान या मंगोलिया? एक्स खान क्वेस्ट 2023 का जो आयोजन किया गया है यह मंगोलिया में आयोजित किया गया है, और इसमें जो है 20 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है, और यह टोटल 14 दिनों तक अभ्यास हुआ है, और इसे 19 जून 2023 को शुरू किया गया है, और इसमें जो है भारतीय सेना ने भी भाग लिया है। इसका जो आयोजन है वो आपके मंगोलिया में किया गया है।
टिक्का रोग किस फसल संबंधित है? गन्ना, मूंगफली, आलू या टमाटर? तो यह जो टिक्का रोग होता है वो आपके मूंगफली में होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। और इसे जो है